हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द रेनेसेंस। आप में से कई लोग ने ये रिक्वेस्ट किया कि इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाऊँ। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट द रेनेसेंस इज, why do we need to study the Renaissance in English literature, and of course how it is related to literary history। तो यहाँ पर मैं जो कॉमन डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जो भी कन्फ्यूजन है Renaissance से रिलेटेड उसे सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसे सॉल्व करने की। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म Renaissance। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स रीबर्थ। इसका जो बेसिक जो डिक्शनरी मीनिंग है उसे हम क्या कहेंगे? रीबर्थ। समथिंग इज बॉर्न अगेन। ठीक है, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। इमेजिन अ सोसाइटी वेयर पीपल वंस न्यू हाउ टू ग्रो हेल्दी फूड नेचुरली। ठीक है, लोगों को पता था कि नेचुरली हेल्दी फूड को कैसे ग्रो किया जाए, लेकिन इसके बाद वो लोग ये नॉलेज को यूज़ करना बंद कर दिए और पूरे तरीके से केमिकल्स और मशीन पर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन फिर से आफ्टर मैनी ईयर्स पीपल रियलाइज द ओल्ड मेथड्स वर यूजफुल एंड स्टार्ट यूजिंग देम अगेन अलॉन्ग विथ मॉडर्न साइंस। सो द नॉलेज वॉज नेवर लॉस्ट, इट वॉज जस्ट फॉरगॉटन और यू कैन से इग्नोर्ड। ओके, इट वॉज फॉरगॉटन और इग्नोर्ड फॉर सम टाइम। नॉलेज वही था लेकिन लोग उसे कुछ समय के लिए इग्नोर किए, उसे भूल गए। एंड when it is used again we call it a revival, rebirth, and this is exactly what Renaissance means। इसे अगर हम दूसरी तरीके से समझें, सपोज कोई एजुकेशन है, ठीक है, जो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करती है, एक थिंकिंग पर फोकस करती है, और दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि आर्ट, फिलोसफी, साइंस, ये सब नेग्लेक्टेड थे। लेटर पीपल रिटर्न टू दीज सब्जेक्ट्स एंड वैल्यूड ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड रीजन अगेन। ओके, फिर से लोग इस सारे सब्जेक्ट पर फोकस करने लगे, उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, एंड दैट रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड द रेनेसांस। एक करंट एग्जांपल देख लेते हैं फूड के केस में। पहले लोग कैसे खाना खाते थे, एकदम नेचुरल फूड रहता था, ऑर्गेनिक फूड रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ, लोग फास्ट फूड पे बहुत फोकस करने लगे, उनको अच्छा लगने लगा, पिज़्ज़ा, चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लग गया। रिफाइंड शुगर या फिर रिफाइंड आटा, ये सब जो है बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे। लेकिन अब फिर क्या हो रहा है, लोग फिर से वही पुरानी चीज़ों को यूज़ में ला रहे हैं। ठीक है, उनको समझ में आने लग गया कि ये सब जो फास्ट फूड है वो अनहेल्दी है, उसके वजह से लोगों का हेल्थ जो है बहुत ही कम एज में लोग बीमार होने लग गए हैं। तो अब फिर से लोग जो हैं वो हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं। मल्टीग्रेन को यूज़ किया जा रहा है, फिर शुगर को अवॉइड किया जा रहा है। तो अभी तो इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, लेकिन आप देखना आने वाले कुछ टाइम में लोग एकदम ही ये सब फास्ट फूड को एकदम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि जो इनका कॉन्सिक्वेंसेस था, जो फास्ट फूड अनहेल्दी फूड का जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो बहुत ही बुरा था। तो उस वजह से लोग अब हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे। तो हम इसे भी एक तरीके का रेनेसेंस कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, Renaissance means a new beginning of learning, thinking and creativity. So friends, for a long time in Europe, people did not study much. ज़्यादा पढ़ते नहीं थे. They only followed religious rules. They were not free to even think or ask questions. So art, science, then learning, all these things were very limited. One day, people started thinking again. ये लोग फिर से सोचना शुरू किए। दे स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, ओल्ड बुक्स, देन दे स्टार्टेड पेंटिंग, स्टडिंग ह्यूमन बॉडी, आस्किंग क्वेश्चंस एंड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। सो दिस न्यू बिगनिंग ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग इज कॉल्ड द रेनेसेंस। सो रीबर्थ ईयर मीन्स स्टार्टिंग समथिंग अगेन। आप इसे अवेकनिंग भी कह सकते हैं। सो रेनेसेंस वॉज अ पीरियड व्हेन यूरोप मूव्ड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से लाइट में आना, ये था रेनेसेंस। फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। तो रेनेसेंस उस समय की शुरुआत थी जब लोग जो है रिलीजन में जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, रिलीजियस रूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और रिस्ट्रिक्टेड थे, वो लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं, वो लोग अब रीज़न कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
People began to believe that human beings are important and capable of great achievements. अब यहाँ human being as a individual को ज़्यादा importance मिलने लग गया है। तो इस आइडिया की शुरुआत होती कैसे है, इस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? इटली से। तो होता क्या है, जब ऑटोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करता है, मतलब जो रोम का कैपिटल था उसे कैप्चर करता है 1453 में, तो बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स जो हैं वो इटली आ जाते हैं और अपने साथ कई सारे एंशियंट बुक्स को लाते हैं. ओके, दे बॉट एंशियंट बुक्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन थिंकर्स. सो these books encouraged people to study history, philosophy and science. तो ये एक पहला रीज़न था. और दूसरा रीज़न था प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस मेड बुक्स चीप एंड अवेलेबल, सो मोर पीपल कुड रीड एंड लर्न. प्रिंटिंग प्रेस के वजह से बुक्स जो थी वो बहुत ही सस्ते मिलने लग गई, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ना शुरू कर दिए और इस वजह से लोगों के अंदर नॉलेज, अवेयरनेस ये सब बढ़ते गया. फिर जो थर्ड रीज़न था, लोग जो है चर्च के स्ट्रिक्ट कंट्रोल से तंग आ चुके थे. ओके, पीपल वर टायर्ड ऑफ द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द मेडिवल चर्च. They wanted freedom of thought. So, because of these reasons, the Renaissance was born. Now, let's talk about the important features of the Renaissance. The most important feature of the Renaissance was humanism. Humanism means focusing on human life, means human happiness, human potential. Okay, people believe that life on earth is also important, not only life after death. क्योंकि जो religious teaching रहता है वो हमेशा क्या बताता है कि आपको ऐसे काम करने हैं जो आप डेथ के बाद आप हेवन में जा सको, स्वर्ग आपको मिले, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो ये रिनाइसेंस पीरियड में लोगों के अंदर जो अवेयरनेस आई उसके थ्रू वो समझते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, ना कि लाइफ जो डेथ के बाद है वो. Then another feature was interest in classical learning. People studied ancient Greek and Roman art, architecture and philosophy. There was also great progress in art and science. Artists studied nature and human bodies, and scientists began to experiment and observe instead of just blindly believing old ideas. Means there was an increase in inquiring spirit among the people. Now let's talk about the significance of Renaissance in English literature. English literature में Renaissance का क्या रोल है, क्या importance है? तो Renaissance के जो पहले पीरियड था उस वक्त इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, इंग्लिश लैंग्वेज को इतना वैल्यू नहीं था. ओके, इंग्लिश वॉज नॉट ट्रीटेड एज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज. बिग बुक्स वर रिटन इन लैटिन एंड फ्रेंच. जो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर था वो किस में लिखा जाता था, लैटिन में या फिर फ्रेंच में. एंड इंग्लिश वॉज यूज्ड ओनली फॉर डेली स्पीकिंग. Okay, English was the language of ordinary people. But the Renaissance changed this thinking. Writers started writing in English. They showed that English could also be beautiful and meaningful. So because of the Renaissance, English became a literary language. Without the Renaissance, we would not have writers like Shakespeare or Spencer. So if we want to understand English literature, we must study the Renaissance. So during the Renaissance, English society was changing. The old feudal system was breaking, and after the Black Death, workers became important. Many people moved from villages to cities. London became a big and busy city. Trade and business increased, and there was an emergence of new middle class people. So because of these changes, literature also changed. ये जो भी कुछ चेंज हुआ, ब्लैक डेथ, फिर वर्कर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ना, मिडिल क्लास का बढ़ना, बिजी एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होने लगी. नाउ लेट्स सी हु रोट लिटरेचर इन दिस पीरियड. मोस्ट राइटर्स ऑफ द रिनेसेंस वर्कड इन द रॉयल कोर्ट. राइटिंग पोएट्री वॉज नॉट अ जॉब. राइटर्स एक्चुअली रोट पोम्स टू प्लीज किंग्स को खुश करने के लिए वो लोग लिखते थे. यहाँ तक कि वो लोग अपने आप को ओपनली पोएट भी नहीं कह पाते थे. सो द राइटर्स लाइक फिलिप सिडनी सेड दे रोट पोएट्री ओनली फॉर फन. दिस वॉज एक्चुअली अ क्लेवर वे टू सर्वाइव इन कोर्ट पॉलिटिक्स. तो ये तरीके का जो बिहेवियर है एडमंड स्पेंसर के लिए सीखना बहुत ज़रूरी था. नाउ ड्यूरिंग द सेम पीरियड मीन्स रिनेसेंस पीरियड, इंग्लिश पीपल स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ देयर कंट्री. ओके, दिस फीलिंग इज कॉल्ड एक्चुअली नेशनलिज्म. Now people wanted their own great literature. Writers wanted to prove that English literature was as great as Greek and
Roman literature. So, The Fairy Queen by Spenser was written to show England's greatness. This national pride helped English literature grow. Okay, so now let us understand what the Renaissance gave to English literature. तो Renaissance ने English literature को क्या दिया, मतलब इस period ने क्या सिखाया. First thing is the sonnet. Okay, sonnet came from Italy. Then blank verse. This form actually became popular in drama. Then pastoral poems and epic poems were written again. ऐसे ही बहुत सारे नए टाइप के प्ले भी डेवलप हुए. तो इंग्लिश लिटरेचर एक्चुअली में रिनेसेंस पीरियड में बहुत ज़्यादा रिच हुआ. उसके स्टाइल्स, उसके फॉर्म भी बहुत ज़्यादा बढ़े. सो रिनेसेंस ऑल्सो गेव अस ग्रेट राइटर्स लाइक शेक्सपियर, मार्लो, सिडनी. Shakespeare wrote plays and poems about human life. Then Marlowe wrote about ambition and power. Spenser wrote moral and beautiful poetry. Then Sidney wrote about love and defended poetry. Then John Donne, who wrote deep poem about love and religion. So these writers made English literature stronger and famous. तो friends, Renaissance क्या था? नई शुरुआत थी. It was a new beginning for English literature. इस पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर में कई सारे चेंजेस आए. बहुत ही पावरफुल लिटरेरी लैंग्वेज बन गया. इट गेव न्यू आइडियाज, न्यू फॉर्म एंड ग्रेट राइटर्स. When we read English literature today, we are reading the result of the Renaissance actually. And that is why the Renaissance is the most important period in the history of English literature. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. इस तरीके से अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.